नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारी एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले आपने कुछ क्लासेस हमारी देखी है, जैसे कंप्यूटर का परिचय है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, तो उनको क्लासों को आपने देखा, उन्हीं के अनुसार हम आगे की क्लास शुरू कर रहे हैं। कुछ कारणवश हमने कुछ क्लासें लगाई थी बीच में, तो हम वापस अपने जो वीडियोस है क्लासों के ये वापस आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक दिखा रहे हैं वो है आपका टॉपिक आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटरों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण, अब आप सभी जानते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है, यानी जिस आधार पर जिस काम को देखते हुए हम उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो वो एक वर्गीकरण उसका माना जाता है। तो कंप्यूटरों का भी कुछ वर्गीकरण होता है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं वही कंप्यूटर है, उससे जुड़े हुए उपकरण भी कंप्यूटराइज्ड जो भी उपकरण है, डिवाइसेज है, मशीनें हैं, वो सब एक कंप्यूटर सिस्टम से चलने वाली जो भी मशीनें हैं वो सब कंप्यूटर उपकरण के अंतर्गत आ जाती है। तो हम उन्हीं में पढ़ेंगे इनको, कंप्यूटर के वर्गीकरण, कंप्यूटरों का वर्गीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। इनको किन किन आधारों पर किन किन भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, किसका कहाँ उपयोग होता है, ये हम सब इसमें देखेंगे। तो पढ़ाने से पहले या वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे कि आने वाले RSAT एग्जाम एवं कोई भी कंपटीशन एग्जाम जहां कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हों तो वो उनको पढ़ करके कुछ अपना एक दिमाग का बोझ या अपना जो टॉपिक है वो आसानी से समझ सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आशा करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। तो चलो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। आज का अपना जो क्लास का टॉपिक है वो है अपना कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटरों का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। जैसा कि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है इनके तीन आधार माने गए हैं। पहला जो कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर, यानी उसकी जो कार्य प्रणाली, यानी जो कंप्यूटर है उसके कार्य करने का तरीका क्या है वो कार्य प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो पहला होता है कार्य प्रणाली के आधार पर या ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है वो होता है साइज, यानी आकार के आधार पर, यानी साइज या आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होगा, कार्य प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार का होगा। और तीसरा होता है अपना उद्देश्य के आधार पर, यानी पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है इस कंप्यूटर को उपयोग में लेने का, तो उस आधार पर। तो इस प्रकार कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है ये तीन आधारों पर हुआ है। पहला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली का मतलब होता है काम करने का तरीका। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो सबका एक अपना तरीका होता है, चाहे आप पढ़ाई की बात कर सकते हैं, चाहे किसी काम को करने का तरीका हो सकता है, चाहे खाना खाने का तरीका हो सकता है, पानी पीने का तरीका हो सकता है, कुछ भी उसमें हम ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ तरीके होते हैं तो वो उस काम को उसी तरीके से संपन्न करता है। तो यहाँ हम जो कार्य प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यानी कार्य करने के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण भी तीन भागों में किया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या कार्य प्रणाली के आधार पर तीन कंप्यूटर हो गए। पहला जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर होता है वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर जो होता है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब कार्य प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर तीन भागों में हो गए। तो पहला हुआ एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हुआ डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हुआ हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड किस प्रकार कहां कैसे काम करते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इनसे पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग मतलब कंप्यूटर में कुछ सिग्नल होते हैं जिन्हें एनालॉग के नाम से जाना जाता है। सिग्नल मींस संकेत, जैसे ये एक संकेतिक भाषा है, ठीक है, जैसे ये एक सांकेतिक भाषा है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल या फिर जैसे मान लीजिए घड़ी का पेंडल है, इसमें कुछ निश्चित समय इस तरह से दर्शाया जाता है, तो ये सब सिग्नल के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं परिणाम को, इसीलिए ये एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। तो यानी ऐसे कंप्यूटर या ऐसे उपकरण या ऐसी डिवाइसेज या ऐसी मशीनें जो अपने परिणाम को संकेतों के माध्यम से स्पष्ट व्यक्त करती हैं, संकेतों में व्यक्त करती है, दर्शाती हैं,
वो एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इनका हम उपयोग जो करते हैं वो वायुदाब मापने के लिए मौसम विभाग इसका उपयोग करता है, तापमान मापने के लिए मौसम विभाग इसका उपयोग करता है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर जो परिणाम को संकेतों में व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यानी स्पष्ट रूप में व्यक्त करना, यानी ये जो परिणाम इसके संकेतों में दर्शाया गया था वही परिणाम डिजिटल कंप्यूटर एक स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल उपकरण कहलाता है। जैसे ये एक एनालॉग सिग्नल का उदाहरण था, इसी तरह अगर इसी समय को अगर व्यक्त कर देते हैं जितना भी समय हो रहा उतना, तो ये एक डिजिटल का उदाहरण हो जाता है। यहाँ पर समय को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है इसलिए डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। जैसे आज 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी व्हीकल जो भी साधन जो भी वाहन आते हैं उसमें एक तो स्पीडोमीटर होता है जैसे सुई के साथ चलता है, तो वो एनालॉग सिग्नल में होता है। लेकिन अगर वही स्पीडोमीटर सुई के साथ न चलकर स्पष्ट लिखा हुआ देख तो होता है कि 40 50 41 जितनी स्पीड से गाड़ी चलती है उतनी अगर लिखी हुई स्पष्ट नजर आती है, तो वो डिजिटल मीटर या डिजिटल सिग्नल के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर जो संकेतों में परिणाम देंगे वो एनालॉग कहलाएंगे, और जो उपकरण या मशीनें या वो कंप्यूटर जो परिणाम को स्पष्ट व्यक्त करेंगे वो डिजिटल कहलाएंगे। बचा तीसरा अपना कार्यप्रणाली के आधार पर, तो हाइब्रिड का मतलब ऐसे उपकरण, ऐसी मशीनें, ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुणों का समावेश होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं या हाइब्रिड उपकरण के नाम से जानते हैं। जैसे एक डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच में समय को इस तरह भी दर्शाया जाएगा और उसी समय को इस पैनल के अकॉर्डिंग भी दर्शाया जाएगा जहां भी समय होगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें दोनों चीजें व्यक्त की जाती है, एनालॉग भी और डिजिटल भी, तो ये हाइब्रिड का एक उदाहरण होता है। तो ये आपके कार्यप्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर जो कंप्यूटर का 3 वर्गीकरण था वो क्लियर है। अगला बिंदु है अपना कंप्यूटरों के वर्गीकरण में दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है साइज के आधार पर, आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। तो आकार के आधार पर हम पढ़ते हैं इनके 4 वर्गीकरण होते हैं। पहला जो कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है वो होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है वो होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है वो कहलाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो यानी आकार के आधार पर या साइज के आधार पर अगर हम बात करें तो आकार या साइज के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला सुपर कंप्यूटर जिसकी हम विशेष चर्चा करते हैं, सुपर मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। सुपर यानी ऐसा कंप्यूटर जो आकार में सबसे बड़ा है इन सभी से और कार्य करने में सबसे शक्तिशाली है, सबसे गुणवान है, सबसे तेज गति वाला है, तो वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। यानी सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली, सबसे तेज गति से, सबसे अधिक गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है। इनका उपयोग विशेषकर वैज्ञानिक लोग ही करते हैं क्योंकि ये इतने शक्तिशाली होते हैं तो इनकी कीमत भी अधिक होती है, जो हमारे लिए सक्षम नहीं हो पाती है, हम उसका भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इनका उपयोग हमारे तक संभव नहीं हो पाता है और वैज्ञानिक लोग ही इनका उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जिसका विकास 1991 में किया गया था। आगे चलते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार की दृष्टि से सुपर से छोटा होता है लेकिन इसकी गति सुपर कंप्यूटर से कम होती है, इसकी इतनी गति इसकी नहीं होती, सुपर की तुलना में इसकी गति भी कम होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इनका उपयोग विशेषकर बड़े व्यवसाय में किया जाता है। तीसरा होता है अपना मिनी कंप्यूटर यानी मेनफ्रेम और माइक्रो के बीच का कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाता है। जैसे बस और कार से बीच वाली अवस्था को बोलते हैं मिनी बस, तो सब इसी तरह से होगा, माइक्रो और मेनफ्रेम दोनों के बीच की अवधि, तो वो कहलाएगा मिनी कंप्यूटर छोटे व्यवसाय में उपयोग में लिया जाता है और मिनी कंप्यूटर आकार में मेनफ्रेम से और माइक्रो से बीच वाला होता है। मिनी कंप्यूटर का आकार थोड़ा मेनफ्रेम से छोटा होता है, इनका उपयोग इसीलिए छोटे व्यवसाय में किया जाता है। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। पर्सनल मतलब पीसी, यानी
इस माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब एक व्यक्ति का एक कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, जो वर्तमान समय के कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान समय के कंप्यूटर हैं, यानी ये आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाना भी आसान हो पाता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर हो गए। जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर हैं, वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हम उपयोग में ले रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। इसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आकार के आधार पर चार भाग होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं चारों ही। मतलब ये डिजिटल कंप्यूटर के आधार पर भी यही भाग होते हैं। तो आज के जो भी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, तो ये भाग डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर हो गया, दूसरा आकार के आधार पर हो गया, तीसरा उद्देश्य। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा उसका एक न एक उद्देश्य जरूर निश्चित होता है। तो इसी प्रकार अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पर फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें, हम किसी कार्य को विशेष कर एक जोर देकर यानी अनिवार्य रूप से करते हैं तो विशेष कार्य हो गया। लेकिन अगर हम उसे ये चाहते हैं कि वही तो ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है, तो वो एक सामान्य कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इसी तरह उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और दूसरा विशेष या विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य का मतलब हो गया ऐसे कंप्यूटर जो हमारे घरों पर रखे होते हैं, हमें समय अनुसार उसका उपयोग करना पड़ता है। टाइम पास नहीं हो रहा तो थोड़ा गेम खेल लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। अगर पिताजी कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं और हम उनका हाथ बटाना चाहते हैं, उनका हाथ भी बटा देते हैं। जब कभी ऑनलाइन कक्षा, जैसे भी कोरोना काल में आवश्यकता पड़ी ऑनलाइन क्लास होगी, तो उस समय हम उन क्लासों को उसमें देख सकते हैं। मतलब उस कंप्यूटर का एक उद्देश्य नहीं है, जो भी काम हो रहा उसी से किया जा रहा है, तो वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर एक होता है अपना विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। एक ऐसे कंप्यूटर या एक ऐसे स्थान पर रखे गए कंप्यूटर जो केवल विशेष काम को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो वो विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे बैंक में आप गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर को उपयोग में नहीं ले सकते, वहां वित्तीय लेन देन के लिए आप उपयोग में ले सकते हो। जैसे अस्पताल, चिकित्सा के क्षेत्र में आप रोग से संबंधित जानकारियों के लिए या रोगी की बीमारियों की जांच करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हो। जैसे शिक्षा में आप शिक्षा ग्रहण करने या शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह वो एक विशेष काम के लिए उपयोग में लिया जा रहा है उस स्थान पर, तो वो विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण की जो कक्षा थी ये आपकी कंप्लीट हो गई है। और हम इतनी ही क्लासें बनाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी क्लास बनाते हैं तो आप रेगुलर देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम कम से कम इतनी छोटी क्लास है कि एक टॉपिक को एक क्लास में ही आपको समझाया जा सके, तो वो हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर के इन क्लासों को बना रहे हैं। तो आपसे मैं वापस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।